बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट लिंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म। व्हाई कैन इंग्लिश बी द डोमिनेंट लैंग्वेज? इट हैज़ 4 रीजंस। सो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। लिंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म, सबसे पहले लिंग्विस्टिक वर्ड को समझते हैं। लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। इन साइंटिफिक स्टडी वी सी द फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज। हम वर्ड्स को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, लैंग्वेज कोहेरेंस और कोहेजन क्या होती है, इसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। अब इम्पेरियलिज्म को समझते हैं। इम्पेरियलिज्म जो है आइडियोलॉजी ऑफ गेटिंग डोमिनेशन ऑन अदर्स। जैसे इराक़ पे कोई भी हुकूमत करेगा, अमेरिका या कोई और मुल्क, तो इसे हम इम्पेरियलिज्म कहते हैं। फिर वो अपनी लिंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म करेंगे, यानी जो अपनी लैंग्वेज है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इम्पोज करते हैं उस मुल्क पे जहाँ पे वो हुकूमत करेंगे। इसकी डेफिनेशन देखिए, लिंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म इज़ द इम्पोजिशन मीन्स नाफिज करना ऑफ वन लैंग्वेज ऑन स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। सेम वही एग्जांपल, अगर इराक़ पे अमेरिका हुकूमत करेगी तो वो अपनी लैंग्वेज इम्पोज करेगी। इट इज़ आल्सो नोन एज लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, लिंग्विस्टिक डोमिनेंस एंड लैंग्वेज इम्पेरियलिज्म। और ये जो टर्म लिंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म, इसकी ओरिजिनेशन जो है होती है 1930s में एज अ पार्ट ऑफ क्रिटिक ऑफ बेसिक इंग्लिश एंड वाज, इसको दोबारा री इंट्रोड्यूस कराया गया था लिंग्विस्ट किसने, रॉबर्ट फिलिप्सन ने, इन हिज मोनोग्राफ लिंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म। और इसी तरह इन दैट स्टडी फिलिप्सन ऑफर्ड दिस वर्किंग डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश linguistic imperialism: the dominance asserted and maintained by the establishment and continuous reconstitution of structural and cultural inequalities between English and other languages। Obviously जब आप अपनी लैंग्वेज को इम्पोज करते हैं किसी भी जगह, तो इससे जो है इनइक्वलिटीज़ जो हैं क्रिएट होती हैं उसके कल्चर में, उस स्ट्रक्चर में। सिंपली लैंग्विसिज्म जो है क्रिएट होती है। लैंग्विसिज्म से मुराद ये है कि डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज और डायलेक्ट, इसको हम लैंग्विसिज्म कहते हैं। और लैंग्वेज इम्पेरियलिज्म से क्या होता है, जो स्मॉल लैंग्वेजेस होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो दुनिया में फिर एग्जिस्ट नहीं करती। तो लैंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म एक किस्म का ख़तरा भी होता है दूसरी लैंग्वेज के लिए, क्योंकि वो अपने स्पीकर्स, अपनी इम्पोर्टेंस खो देती है। अपनी लैंग्वेज को दूसरे कंट्री में जाके इम्पोज करना, ये लिंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म है। एक टाइम में एक ही लैंग्वेज की जगह होती है। इसके अगर कंक्लूजन की बात करें तो लिंग्विस्टिक इम्पेरियलिज्म ये क्या होती है, ये जो है एक इनइक्वलिटीज़ का बायस बनती है, सोशल इनइक्वलिटीज़ का बायस बनती है, मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन जो है पैदा होती है। English as a dominant language and dominant group is native speakers of English, but many disagree about dominant group being native speakers of English. अब हम देखते हैं कि why can English be the dominant language? It has 4 reasons. सबसे पहला रीज़न जो है, जो 1.4 बिलियन इंग्लिश स्पीकर्स है पूरी दुनिया में, एंड एज वी नो इंग्लिश इज़ यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज, और इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जाता है। एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्प्रेड ऑफ द यूके, क्योंकि यूके की हुकूमत होती थी दुनिया पे। और 1992 की बात है, सेकंड स्टेप देखे, ब्रिटेन एम्पायर एज वी नो इट इन 1922 में जो यूके के पास कॉलोनीज़ थी, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे इन्होंने जो अपनी जो एजुकेशन सिस्टम थी इंग्लिश को इम्प्लीमेंट किया था, मतलब इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी थी। एंड ब्रिटेन एम्पायर कवर्ड अ क्वार्टर ऑफ द लैंड एरिया ऑन अर्थ विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 450 बिलियन या मिलियन पीपल। और इसी तरह थर्ड पॉइंट, द अमेरिकन एम्पायर इन जुलाई 1776 वाज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस बाय 13 ब्रिटिश कॉलोनीज़, मतलब अमेरिका जो है वो डेवलप हुआ था। जैसे कहते हैं ना, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1991 यूएस इकॉनमी प्रोमोटेड। और इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज इन द 20th and 21st centuries आर दैट अमेरिका प्रोवाइड सिग्निफिकेंट कंटीजेंसी विद अ ग्लोबल रिसर्च ऑफ कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस।
तो इससे क्या होता है कि 20th और 21st सेंचुरीज़ और 1991 में जो है यूएस इकॉनमी जो अपनी वो प्रमोट होती है इसकी। और इसकी क्या वजह होती कि इंग्लिश जो थी इसकी वजह थी, क्योंकि उस वक्त जो रशियन लोग थे, जो रशिया अफ़गानिस्तान में लड़ रही थी, तो वहाँ से वो निकल चुके थे। तो ऑब्वियसली एक ने सुपर पावर बनना था, और वो कौन बन गई? यूएसए। जब यूएसए बनी तो ऑब्वियसली उसकी लैंग्वेज जो है रूल करेगी, उसकी जो इकोनॉमी है वो प्रमोट होगी। सो इट वाज द थर्ड रीज़न दैट वाई कैन इंग्लिश बी द डोमिनेंट लैंग्वेज। और लास्ट रीज़न जो है हमारे पास, दैट इज़ द यूएसए इज़ अ सुपर पावर। फोर्थ पॉइंट में ये होता है कि यूएस ने जो है टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा काम किया और काफ़ी चीज़ें जो है मतलब इन्वेंट की थी, जैसे इंटरनेट जो है इनकी इन्वेंशन है, और इसी तरह जो कंप्यूटर्स है ये भी इन्हीं की इन्वेंशन है। वहाँ पे जो लैंग्वेज आपको मिलेगी वो भी इंग्लिश की ही मिलेगी। तो इससे ये जो क्लियर शो होता है कि इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और इसी तरह आपने अमूमन नोट किया होगा, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं इंग्लिश में, मतलब जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो हमेशा जो है इंग्लिश में ही पब्लिश किए जाते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च पेपर्स होते हैं या कहीं पे भी किसी भी डिपार्टमेंट में जो रिसर्च पेपर होते हैं वो अमूमन बल्कि 99% जो है उसको इंग्लिश में ही पब्लिश कराया जाता है। फिर चाहे वो पेपर्स यूनिवर्सिटीज़ के हो या किसी साइंटिस्ट के हो या इंजीनियर्स के हो, सो दे ऑल आर पब्लिश्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो आज की वीडियो के लिए इतना। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।